वेलकम स्टूडेंट्स। आज बेटा हम 11th क्लास की फ़िज़िक्स स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम जेई और नीट के पैटर्न को लेते हुए बोर्ड की पढ़ाई करेंगे। तो बेटा हमारा जो फिज़िक्स में फर्स्ट चैप्टर मैकेनिक्स का होता है वो काइनेमैटिक्स होता है। क्या होता है बेटा? काइनेमैटिक्स, जिसको 9th में आप लोगों ने मोशन के नाम से सीखा था। किस नाम से सीखा था? मोशन के नाम से। तो मैकेनिक्स का फर्स्ट पार्ट काइनेमैटिक्स है। तो काइनेमैटिक्स या मैकेनिक्स या इंटायर फिजिक्स पढ़ने के लिए बेटा हमें मैथमेटिक्स आनी ज़रूरी है। क्या ज़रूरी है बेटा? मैथमेटिक्स आनी ज़रूरी है। क्यों हमें मैथमेटिक्स क्यों आनी चाहिए? क्योंकि द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स बेस्ड ऑन मैथमेटिक्स। जो फिजिक्स की लैंग्वेज है वो मैथमेटिक्स पे बेस्ड है। अब एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपसे पूछूं क्वेश्चन, मान लीजिए कार है बेटा, ये कार है, क्यों मैथमेटिक्स पे बेस्ड है? बहुत लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। एक छोटा सा सिंपल एग्जाम्पल लेता हूँ मैं। मान लीजिए बेटा एक कार है, ये 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, कितनी स्पीड से बेटा? 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से स्ट्रेट रोड पे जा रही है। स्ट्रेट रोड पे जा रही है। मैं कह दूं व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय कार इन 4 आवर। क्या पूछा मैंने एक एग्जाम्पल लिया है। कार बेटा 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, मीन 1 घंटे में 20 किलोमीटर जा रही है। तो मैं पूछा मैंने व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय कार इन 4 आवर। मैं ये मान के चलता हूँ थोड़ा बहुत डिस्टेंस आपने 9th में पढ़ा है, मतलब वो कितनी दूर जाएगी। तो 1 घंटे में बेटा 20 किलोमीटर जाती है, तो अगले 1 घंटे में कितनी जाएगी? 20 किलोमीटर। अगले 1 घंटे में कितनी जाएगी? 20 किलोमीटर। और अगले 1 घंटे में 20 किलोमीटर। ये कह दिया जाए यूनिफॉर्म स्पीड है। ये क्या है बेटा? यूनिफॉर्म, एक समान चाल से जा रही, यूनिफॉर्म स्पीड। तो जो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा वो कितना करेगा? 4 × 20। तो कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करेगी? 80 किलोमीटर। तो आप क्या देख रहे हैं कि स्पीड और ये डिस्टेंस फिजिकल क्वांटिटीज़ है। कैसी क्वांटिटीज़ है बेटा? स्पीड भी फिजिकल क्वांटिटी है, डिस्टेंस भी हमारी फिजिकल क्वांटिटी है। लेकिन हम स्पीड को कैलकुलेट करने के लिए मैथमेटिक्स का यूज़ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मैथमेटिक्स का यूज़ कर रहे हैं। आपने 9th में या इससे पहले 9th में 10th में और भी बेसिक क्लासेस में 6, 7, 8 में साइंस में फिजिक्स पढ़ा होगा। तो क्या है बेटा, हमें कोई भी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए मैथमेटिक्स आनी ज़रूरी है। तो तभी कहा जाता है द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स बेस्ड ऑन मैथमेटिक्स। अच्छा एक एग्जांपल और लेता मैं, लॉट ऑफ एग्जांपल्स हो सकते हैं। आपने देखा होगा मंगलयान, सुना होगा मंगलयान जा रहा है, चंद्रयान डाले जा रहे हैं, छोड़े जा रहे हैं। तो ये मंगलयान है या चंद्रयान है बेटा। अब उसको क्या होता है, पहले मैथमेटिकली कैलकुलेट करते हैं कि कितनी स्पीड से फेंका जाए, कितनी स्पीड से यहाँ से लॉन्च किया जाए। दूसरा क्या है आपका, चंद्रयान जो अगर भेजा जा रहा है तो चंद्रमा जो हमारा मून भी है, मोशन कर रहा है अराउंड द अर्थ, और अर्थ भी मोशन कर रही है बेटा किसके? अराउंड द सन। हमें कहाँ से भेजना? अर्थ से मान लीजिए चंद्रमा पे एक सैटेलाइट भेजना है या कोई यान भेजना है। तो क्या कर रहे हैं कि जब हम अर्थ से मून पे बेटा क्या भेज रहे हैं, मान लीजिए एक यान भेज रहे हैं। तो जब यहाँ से अर्थ से मून पे यान भेजा जा रहा है तो ऐसा तो नहीं है कि बार बार प्रैक्टिस करते हैं। जैसे आप लोग नहीं प्रैक्टिस करते, एक बार करके देखेंगे, पहुँच गया तो अच्छी बात नहीं, दोबारा फिर से ट्राई करेंगे, दूसरी बार फिर से फेंक रहे हैं, पहुँच गया तो अच्छी बात नहीं, फिर तीसरी बार ट्राई करेंगे। ऐसा तो नहीं है, क्योंकि लॉट ऑफ मनी यूज होती है। 500 करोड़, 800 करोड़, 1000 करोड़ ऐसे पैसे इसमें लगते हैं।
तो मोदी भाई ऐसा तो नहीं करते, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो कहेंगे एक बार करके देखो, 2 बार करके देखो, 3 बार जाएगा तो अच्छी बात नहीं। वो सबसे पहले मैथमेटिकली पूरा कैलकुलेट किया जाता है। क्या किया जाता है बेटा? मैथमेटिकली पूरा कैलकुलेट करते हैं, और कैलकुलेट करने के बाद फिर हमारा कितनी स्पीड से यहाँ से लॉन्च करना चाहिए, अर्थ की स्पीड क्या है, चंद्रमा का स्पीड क्या है, उन सब का कैलकुलेशन पहले पेपर पे किया जाता है। कहाँ किया जाता है बेटा? पेपर पे किया जाता है, और फिर उसी डेटा के बेसिस पे आपके यान लॉन्च किए जाते हैं। तो जितना भी चाहे प्रैक्टिकल या अप्लाइड फिजिक्स हो, चाहे आप जो पढ़ेंगे 11th क्लास में, 12th क्लास में, या इसके हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, तो जो भी आप फिजिक्स पढ़ेंगे, ऑल एनालिसिस बेस्ड ऑन मैथमेटिक्स, मीन ऑल एनालिसिस ऑफ फिजिक्स बेस्ड ऑन मैथमेटिक्स। फिजिक्स की जितनी भी एनालिसिस है, फिजिक्स में जितना भी विश्लेषण है, वो बेटा मैथमेटिक्स पे बेस्ड है। मीन हम ऐसे कह सकते हैं, विदाउट मैथमेटिक्स फिजिक्स कांट पॉसिबल। आप कोई भी एनालिसिस फिजिक्स की विदाउट मैथमेटिक्स नहीं कर सकते। जो अगर मुझे मान लीजिए 11th की भी फिजिक्स पढ़नी है, मैकेनिक्स से फर्स्ट पार्ट में हमको पढ़ना है बेटा काइनेमेटिक्स, तो जो काइनेमेटिक्स को पढ़ना है, उसके फंडामेंटल्स क्लियर करने हैं, तो उससे पहले भी हमें एक चैप्टर पढ़ना पड़ता है जिसको पढ़ते हैं मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स। अब आपके मन में विचार आ रहा होगा कि सर मैथमेटिक्स तो हमें आती है, हमने इससे पहले क्लासेस में पढ़ा था, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ये मल्टीप्लिकेशन है, 4 और 20 का मल्टीप्लाई किया 80 किलोमीटर, तो आपको मैथमेटिक्स आती है। लेकिन हम उसको थोड़ा एडवांस वर्जन में पढ़ेंगे, एडवांस वर्जन में पढ़ेंगे, और मैथमेटिक्स के जितने भी रूल्स हैं जो फिजिक्स में रिक्वायर्ड है, कहाँ पे रिक्वायर्ड है बेटा? फिजिक्स में रिक्वायर्ड हैं, उन सारे रूल्स को बहुत ही शॉर्ट में हम लोग पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि हम इंटायर मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, हमें फिजिक्स में जितनी मैथमेटिक्स की ज़रूरत है, जिसके बिना फिजिक्स का काम नहीं चल सकता है, आप फिजिक्स को अच्छे से नहीं समझ सकते हैं, उस मैथमेटिक्स को हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम इसमें पढ़ेंगे क्या क्या, चलिए देखिए बेटा। जो अगर आप फिजिक्स पढ़ने से पहले मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स, तभी देखो यहाँ हेडिंग लिखा हुआ है बेटा, मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स। जो अगर मैथमेटिक्स या फिजिक्स पढ़ते हैं, तो आपको फिजिक्स समझने में, फिजिक्स को ड्राइव करने के जो उसमें हमारे फंक्शंस निकलते हैं, जो हमारे फार्मूला निकलते हैं, उनका डेरिवेशन करने में हमें बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो हम फिजिक्स में कौन कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे, मैं यहाँ पे लिखता हूँ। पहले मैं बेटा मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स में पढ़ूंगा कैलकुलस के बारे में। किसके बारे में पढ़ूंगा? कैलकुलस में भी आपको ये नया वर्ड लग रहा हो, पहली बार सुन रहे हो, तभी मैंने कहा कि आपको मैथमेटिक्स आती है, बेसिक मैथमेटिक्स आपने पढ़ रखी है। कुछ मैथमेटिक्स एडवांस वर्जन में पढ़ी जाएगी जो फिजिक्स के रिक्वायर्ड हो, फिजिक्स के लिए रिक्वायर्ड होगी। इसमें हमारा सबसे पहला है कैलकुलस। इस कैलकुलस में हम 2 पार्ट पढ़ेंगे बेटा। एक हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन, एक हम पढ़ेंगे बेटा डिफरेंशिएशन, एक हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन। फिजिक्स में हम 2 पढ़ेंगे बेटा, सॉरी कैलकुलस में हम 2 पार्ट में लेके चलेंगे। एक हम डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे बेटा, एक हम इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। फिर इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या पढ़ेंगे बेटा? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमें क्या पढ़ना होगा बेटा? स्ट्रेट लाइन, जिसको आप सरल रेखा कहते हैं, स्ट्रेट लाइन हम लोग पढ़ेंगे बेटा। हम लोग सर्कल के बारे में पढ़ेंगे, वृत्त के बारे में, हम लोग पैराबोला के बारे में पढ़ेंगे। पैराबोला क्या होता है, ये सब नए नाम आपको लग रहे होंगे। मैं भी सरल रेखा आपने पहले पढ़ा हो, सरल रेखा पढ़ेंगे, पैराबोला पढ़ेंगे बेटा, हाइपरबोला पढ़ेंगे, हाइपरबोला के बाद इलिप्स पढ़ेंगे, और भी इसमें बहुत सारे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कॉनिक सेक्शंस में आएंगे, उनको कवर किया जाएगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। फिर हम लोग इसमें पढ़ेंगे बेटा ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री
तो इसमें आपने पहले भी पढ़ा होगा 10th क्लास में साइन, कोसाइन, साइन थीटा, कॉस थीटा, रिलेशन बिटवीन डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपने पढ़ रखा। तो इसमें पूरा हम ट्रिग्नोमेट्री कवर करेंगे शॉर्ट फॉर्म में, जितना हमें फिजिक्स के लिए रिक्वायर्ड होगा। फिर हम बेटा क्या पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अलजेब्रा। अलजेब्रा में, अलजेब्रा का मतलब बीजगणित हम लोग पढ़ेंगे बेटा। इसमें अलजेब्रा में आपको फार्मूले पता होंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, इनइक्वालिटी कैसे हम करते हैं, आइडेंटिटीज़ को कैसे सॉल्व करते हैं बेटा। हम लोग इसी में बाइनोमल थ्योरम क्या पढ़ेंगे, स्पेशली यहाँ पे देखिए बाइनोमल थ्योरम, इसमें स्पेशली फोकस किया जाएगा बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमल थ्योरम किसको किया जाएगा, ये भी आपको नया नाम लग रहा होगा कि बाइनोमल थ्योरम क्या है, क्योंकि फिजिक्स में बेटा बाइनोमल थ्योरम का रिक्वायरमेंट पड़ता है। बाइनोमल थ्योरम हमें ज़रूरी है, इसलिए हम बाइनोमल थ्योरम पे मेन फोकस करेंगे। बाकी आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ऐसे फार्मूले, a क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इनके बेसिक फार्मूले आपको लर्न होंगे। इन क्वेश्चन का एडवांस एप्लीकेशन कैसे कर सकते हैं, आइडेंटिटीज़ को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इनइक्वालिटीज़ को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये इसमें हम अलजेब्रा में कंप्लीट करेंगे। फिर इसके आगे बेटा हमारा जो सेक्शन होगा, उस सेक्शन में हम लोग पढ़ाई करेंगे ग्राफ के बारे में। किसके बारे में बेटा, ग्राफ। ग्राफ बना के देखेंगे कि स्ट्रेट लाइन का ग्राफ क्या बनता है, कैसे बनता है, पैराबोला का ग्राफ कैसे बना सकते हैं। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने पढ़ा होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या थी, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, यही तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी। इसकी कंडीशन क्या थी, a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा, a नॉट इक्वल टू 0। ए बी सी क्या थे, कॉफिशिएंट होते थे, गुणांक होते थे बेटा। और आपका जो ये क्या है कि इक्वेशन है, इस इक्वेशन का मैक्सिमम पावर, मैक्स पावर ऑफ x कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका ग्राफ हम कैसे प्लॉट करेंगे। इस ग्राफ सेक्शन में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे, पैराबोला का ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे, जो इससे हायर पावर है तो उसकी पावर का ग्राफ कैसे प्लॉट किया जाएगा, ये पूरा इंटायर सेक्शन बेटा हम ग्राफ में पढ़ाई करेंगे। इसके बाद हम एक और टॉपिक मैथमेटिक्स में लेंगे, वो मैथमेटिक्स का हमारा टॉपिक होगा वेक्टर अलजेब्रा। क्या होगा बेटा, वेक्टर अलजेब्रा। ये हमारा नेक्स्ट मैथमेटिक्स का ये मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स में हम इन टॉपिक्स को कवर करेंगे। कौन कौन से टॉपिक होंगे बेटा, कैलकुलस। कैलकुलस में हमारा होगा डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, स्ट्रेट लाइन क्या होती है, पैराबोला क्या होता है, सर्कल क्या होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्या होता है, जितने भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड कॉन्सेप्ट होंगे जो फिजिक्स के लिए रिक्वायर्ड होंगे, उनको पढ़ाई की जाएगी, उनकी पढ़ाई की जाएगी। उसके बाद हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्री में क्या हमारे फार्मूले होते हैं, साइन 90 प्लस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जो भी रिक्वायर्ड होंगे उनके बारे में बात की जाएगी। अलजेब्रा, ग्राफ और वेक्टर अलजेब्रा। ये जो बेटा वेक्टर अलजेब्रा है, जो लास्ट का टॉपिक लिखा हुआ है वेक्टर अलजेब्रा, ये टॉपिक आपका बोर्ड की बुक, जो अगर आप 11th बोर्ड की पढ़ाई करते हैं तो एक सेपरेट चैप्टर है। क्या है बेटा, एक सेपरेट लेसन बोला जाता है वेक्टर एनालिसिस के नाम से। आपके पास जो न्यूटन की बुक है या एनसीईआरटी में है तो उसमें वेक्टर अलजेब्रा, एनसीईआरटी में तो नहीं सेपरेट है, लेकिन आपकी न्यूटन बुक में सेपरेट मिलेगा वेक्टर अलजेब्रा, सदिश विश्लेषण। तो फिर बेटा हम 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। क्या करते हैं, 1 बाय 1। पहले कैलकुलस में डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन स्टार्ट करते हैं। अभी तो बस आपको बताया जा रहा था कि हम मैथमेटिक्स क्यों पढ़ेंगे फिजिक्स में, क्योंकि लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स बेस्ड ऑन मैथमेटिक्स, ऑल एनालिसिस ऑफ फिजिक्स बेस्ड ऑन मैथमेटिक्स।
दूसरा, इन मैथमेटिक्स पोर्शन में हम कितने पार्ट में पढ़ेंगे? तो सबसे पहला पार्ट हमारा कैलकुलस है। तो कैलकुलस में हमारे दो मेन पार्ट आते हैं बेटा, एक आता है हमारा डिफरेंशिएशन और एक आता है हमारा इंटीग्रेशन। लेकिन ये डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन से पढ़ने से पहले हमें फंक्शन के बारे में पता होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा? फंक्शन के बारे में पता होना चाहिए। अब हमारी क्लास स्टार्ट होती है। अभी तक तो मैंने बताया था पढ़ना क्या है, क्योंकि फर्स्ट क्लास थी। आपको क्या पढ़ाया जाएगा? बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स, कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं। अब इसमें हमारा सबसे पहले फंक्शन के बारे में पढ़ाई करेंगे। क्या करेंगे बेटा? फंक्शन। तो फंक्शन क्या होता है? फंक्शन होता है रिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स। किसके बीच का रिलेशन होता है बेटा? फंक्शन जो होता है रिलेशन बिटवीन द वेरिएबल्स। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ y इज इक्वल टू द x प्लस 3, इसको बेटा एक फंक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? दैट इज द फंक्शन, दैट इज द फंक्शन। ये हमारा फंक्शन है। y इक्वल टू एक्स प्लस 3 इज अ फंक्शन। जो अगर आप ऐसे भी लिख लें y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, इट इज ऑल्सो अ फंक्शन। ये भी फंक्शन है। आप x या कांस्टेंट कैसे भी लगा सकते हैं। y इक्वल टू जो अगर हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 8x प्लस 9 माइनस, बस माइनस रहने दीजिए, इसको भी बेटा फंक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ये सभी हमारे फंक्शंस हैं। y और x का रिलेशन या कोई और वेरिएबल ले सकते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो वेरिएबल है x, ये भी एक वेरिएबल है, और ये बेटा ये y, ये भी एक वेरिएबल है। यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं, एक वेरिएबल आपका x है और एक वेरिएबल आपका y है। लेकिन ये वेरिएबल नहीं है, दैट इज द कांस्टेंट। ये 3 है। 3 की वैल्यू क्या है बेटा? नियत है, ये कांस्टेंट है। तो हमारा x भी वेरिएबल है, हमारा y भी वेरिएबल है। तो जो ये x वेरिएबल है इसको बोलते हैं इनडिफिनिट वेरिएबल। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इनडिफिनिट वेरिएबल, और इसको बोलते हैं बेटा डिफिनिट वेरिएबल। तो फंक्शन क्या होता है? फंक्शन के बारे में आप जाने तो फंक्शन क्या है? रिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स। ये आपके चरों के बीच का एक संबंध होता है। उन चरों के बीच के संबंध में हमारा एक चर y है और एक चर हमारा x है। तो x जो चर है इसको बोलते हैं इनडिफिनिट वेरिएबल। मीन इसकी वैल्यू आप कोई भी चूज कर सकते हैं। यहाँ कह सकते हैं द वैल्यू ऑफ x। ये कैसा बेटा वेरिएबल है? दैट इज द इनडिफिनिट वेरिएबल, दैट इज द डिफिनिट वेरिएबल। तो वैल्यू ऑफ y, किसकी वैल्यू बेटा? वैल्यू ऑफ y डिपेंड ऑन द x। वैल्यू ऑफ y, इसको ऐसे भी कह सकते हैं वैल्यू ऑफ y डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ x। वैल्यू ऑफ x, द वैल्यू ऑफ y डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ x। मीन y की वैल्यू x पे डिपेंड करती। फॉर एग्जाम्पल देखिए आप, इसको मैं रफ कर देता इधर। जो अगर बेटा हम x की वैल्यू 1 लें, इफ x इज इक्वल टू 1, जो अगर x 1 है तो x की वैल्यू यहाँ 1 सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। तो y क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे x 1 हम पुट कर दें बेटा, तो 1 प्लस 3, y इज इक्वल टू x प्लस 3। तो x की वैल्यू क्या सब्सटीट्यूट कर दी? 1। तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4। मीन जो अगर x का वैल्यू कितना है बेटा? 1 है, तो आपका y का वैल्यू कितना निकलता है? 4 निकलता है। तभी यहाँ पे लिखा हुआ है x इज द इनडिफिनिट वेरिएबल और y इज अ डिफिनिट वेरिएबल, बिकॉज द वैल्यू ऑफ y डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ x। जो अगर हम इसी तरह निकालें बेटा, इफ x इज इक्वल टू 2, तो हमारा क्या हो जाएगा? हमारा फंक्शन तो यही y इक्वल टू एक्स प्लस 3। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? x की वैल्यू 2 सब्सटीट्यूट करेंगे, 2 प्लस 3, तो y का वैल्यू हमारा निकल के आएगा 5। इसी तरह जो अगर x का वैल्यू चेंज करते चले जाएं तो y का वैल्यू चेंज हो जाएगा।
तो इसको बेटा फंक्शन बोलते हैं। अब यहाँ पे हमारा एक क्वेश्चन लिखा हुआ है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3, तो y को बेटा ऐसे भी लिखा जाता है f ऑफ x। कैसे लिखा जाता है बेटा? f ऑफ x, क्योंकि ये किसका फंक्शन है? ये x का फंक्शन है, तो y की जगह हम f ऑफ x भी सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स प्लस 3, बिकॉज x प्लस 3 या किस में वेरिएबल क्या है? x प्लस 3 में वेरिएबल आपका x है, तो ये x का फंक्शन है। किसका फंक्शन है बेटा? x का फंक्शन है। ये बात आपको समझ आ गई? फिर से मैं इंटायर टॉपिक को ये जो बता रहा हूँ फंक्शन के बारे में, जितना भी मैंने अभी तक बताया उसको रिवाइज करते हैं। तो फंक्शन क्या है? रिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स होता है। कैसे वेरिएबल में रिलेशन होता है? एक y वेरिएबल है, एक x वेरिएबल है, दैट इज द कांस्टेंट अलग। जो x है इसको इनडिफिनिट वेरिएबल कहते हैं। इसकी वैल्यू के बेसिस पे y की वैल्यू डिपेंड करती है, इसीलिए इसको बेटा डिफिनिट वेरिएबल कहते हैं। तभी लिखा हुआ वैल्यू ऑफ y डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ x। फिर मैंने एग्जांपल लिया इसी में, इफ x1 होगा तो y का वैल्यू क्या निकलेगा, इफ x2 होगा तो y का वैल्यू क्या निकलेगा। फिर हमने बताया कि y जो है फंक्शन है, इसको बेटा f ऑफ x के टर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि y का वैल्यू x पे डिपेंड करता है, तो यहाँ पे इसीलिए fx इक्वल टू x प्लस 3 लिख लिया गया। इसको रफ कर देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जिसे आपने एरिया ऑफ सर्कल पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा बेटा? एरिया ऑफ सर्कल पढ़ा होगा। एरिया ऑफ सर्कल, ये मान लीजिए सर्कल बना दिया जिसकी रेडियस r है, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर। यही तो एरिया ऑफ सर्कल होता है। एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल बना हुआ ये जिसकी रेडियस हमारी स्मॉल r है, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर। अब क्या है यहाँ पे? ये हमारा रेडियस है, ये हमारा एरिया है। तो बेटा एरिया की वैल्यू किस पर डिपेंड कर रही है? दैट इज डिपेंड ऑन द r। क्यों? जो अगर r की वैल्यू हम 1 लें, मान लीजिए इफ r इज इक्वल टू 1, तो एरिया क्या निकलेगा? पाई 1 स्क्वायर इक्वल हो जाएगा पाई, जो इसकी यूनिट होगी मीटर में होगी तो स्क्वायर मीटर लिखेंगे, एरिया का सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ऐसे यूनिट के बेसिस पे लिखेंगे। जो अगर r को हम क्या लिखें बेटा? 3 लिख लें, तो एरिया क्या निकल के आएगा? एरिया निकल आएगा पाई 3 मीटर ले लो, मान लो 3 स्क्वायर, तो हमारा एरिया निकल के आएगा पाई और 3 का स्क्वायर 9 पाई मीटर स्क्वायर। तो हम क्या कह सकते हैं बेटा? एरिया ऑफ सर्कल इज द फंक्शन ऑफ रेडियस। क्या कह सकते हैं बेटा? एरिया ऑफ सर्कल इज द फंक्शन ऑफ रेडियस। तो ऐसे भी लिखा जा सकता है एरिया को, एरिया किसका फंक्शन है? फंक्शन ऑफ रेडियस का है। किसका फंक्शन है बेटा? रेडियस का है। तो फंक्शन ऑफ रेडियस क्या होगा? पाई r स्क्वायर। ये किसका फंक्शन है? एरिया ऑफ सर्कल। किसका एरिया है बेटा? सर्कल का एरिया है। तो आपको पहले भी बताया जा चुका है, दैट इज द इनडिफिनिट वेरिएबल, दैट इज द डिफिनिट वेरिएबल। इसी तरह आपने और भी फार्मूले पढ़े हैं। वैल्यूम ऑफ अ स्फीयर, जो अगर हमें वैल्यूम ऑफ स्फीयर करना हो बेटा, वैल्यूम ऑफ स्फीयर गोले का आयतन, तो इसका फार्मूला पढ़ते हैं v इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब। तो r क्या है? मीन वैल्यूम ऑफ स्फीयर, गोले का जो आयतन है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? रेडियस पे डिपेंड कर रहा है। किस पे डिपेंड कर रहा है बेटा? रेडियस। तो वैल्यूम किसका फंक्शन है? फंक्शन ऑफ रेडियस। तो जो अगर आप ये लिखा हो एफ आर इज इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब, दैट इज द एरिया ऑफ स्फीयर, सॉरी दैट इज द वैल्यूम ऑफ स्फीयर। ये क्या है बेटा? स्फीयर का वैल्यू v इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब गोले का आयतन होता है, वैल्यूम ऑफ स्फीयर होता है, v फंक्शन किसका है? r का फंक्शन है, तो एफ आर इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब लिख सकते हैं। तो फंक्शन है क्या?
यहाँ पे आप देख रहे हैं जब रेडियस की वैल्यू कुछ भी डालेंगे तो हमारा वैल्यू डिफरेंट आर की वैल्यूज पे वैल्यूम डिफरेंट आपका आएगा। तो हम ऐसा कह सकते हैं फंक्शन एक मशीन है। क्या कह सकते हैं बेटा? फंक्शन एक मशीन है। ये क्या है? जो फंक्शन है एक मशीन। क्या है बेटा? एक मशीन है, यंत्र है। यहाँ से आप इनपुट डालेंगे। क्या डालेंगे? इनपुट। और इधर से आप क्या प्राप्त करेंगे? आउटपुट प्राप्त करेंगे। क्या है बेटा हमारा जो फंक्शन है? फंक्शन एक आपकी मशीन होती है जिस पे आप इनपुट देंगे तो इधर से आपको आउटपुट मिलेगा। मैं मान लेता हूँ कि इसी का एग्जांपल लेता हूँ। मान लीजिए यहाँ कॉस फंक्शन लेते हैं। क्या लेते हैं बेटा? कॉस। एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे मान लीजिए आपने ये क्या लिया? कॉस फंक्शन लिया। इधर से आप क्या डालेंगे? इनपुट में थीटा डालेंगे। क्या डालेंगे बेटा? थीटा डालेंगे। तो आउटपुट में आपको क्या मिलेगा? यहाँ पे आउटपुट में आपको मिलेगा कॉस थीटा। जैसे मान लीजिए आप थीटा कितना डालते हैं? मान लीजिए इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री डालते हैं तो आउटपुट क्या मिलेगा? ये इनपुट हो गया। तो आपको आउटपुट में जो मिलेगा बेटा वो कितना मिलेगा? y इक्वल टू कॉस 0 डिग्री, क्योंकि थीटा आपने कितना डाला तो y इक्वल टू कॉस 0 डिग्री। तो कॉस 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती? 1। इसी तरह जो अगर थीटा आप 30 डिग्री डालेंगे तो यहाँ पे कॉस 30 निकलेगा। तो y इक्वल टू कॉस 30 और कॉस 30 कितना होता है? √3/2। जो अगर यहाँ थीटा 90 डिग्री डाल रहे हैं, कितना डाल रहे हैं बेटा? थीटा 90 डिग्री डाल रहे हैं तो y क्या निकलेगा? कॉस 90 डिग्रीज। और कॉस 90 डिग्रीज कितना होता है? 0। तभी आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस, क्योंकि ये सारे के सारे क्या हैं? फंक्शन। ये तो मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूँ। अच्छा, प्रैक्टिकल लाइफ में आप फंक्शन देख पा रहे हैं? कोई ऐसी मशीन हो जिसमें आप इनपुट डालें और आउटपुट निकल के आ जाए? तो बहुत सारी मशीन है। आप आटा पीसने वाली चक्की का ही एग्जाम्पल ले सकते हैं। उसमें आप क्या डालते हैं? गेहूँ डालते हैं और आउटपुट में क्या होता है बेटा? आटा निकल के आता है। तो उसको भी एक क्या कहेंगे? मशीन ही तो कहेंगे। क्योंकि हमें आगे चल करके क्या करना है? हमें मशीन्स ही बनानी है। आपको टेक्नोलॉजी पे जाना है, मिसाइल्स बनानी है, सैटेलाइट लॉन्च करना है। जो अगर आप अच्छे से पढ़ाई करते हैं तो आपकी लाइफ में ये फेमिलियर होते चले जाएंगे। तो अभी से आपको मालूम होना चाहिए कि ये फंक्शन कैसे वर्क करता है बेटा। फंक्शन क्या है? एक टाइप का मशीन होता है। जैसे आप क्या है? इलेक्ट्रिक फ़ैन है। अब इलेक्ट्रिक फ़ैन एक मशीन है। क्या है बेटा? जो अगर हम इलेक्ट्रिक फ़ैन की बात करें तो इलेक्ट्रिक फ़ैन क्या है बेटा? एक मशीन है। आप इस पर इनपुट में क्या डालते हैं? इलेक्ट्रिसिटी डालते हैं, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली। और आउटपुट में क्या मिलता है? आपको मैकेनिकल एनर्जी मिलती है। क्या मिलती है बेटा? मैकेनिकल एनर्जी मीन हवा मिलती है। जो अगर सीधी सीधी बात कहें, हवा मिलती है। क्या मिलती है? हवा। हवा का मतलब एयर। तो क्या है? इलेक्ट्रिक फैन भी एक मशीन है जिसमें आप इनपुट में इलेक्ट्रिसिटी डालते हैं और आउटपुट में क्या निकल के आता है बेटा? आपको आउटपुट में एयर निकल के आता है। तो जब आप आगे अच्छे से पढ़ाई करेंगे, मान लीजिए आप जेई बीट करते हैं बोर्ड के साथ 12th में, आपको आईआईटी कॉलेज मिलता है तो आपको वहाँ डिफरेंट मशीन्स के बारे में पढ़ाया जाएगा, कैसे वर्क करती हैं। जैसे बसेस बनती हैं, आप नॉर्मल बाइक्स निकल के आती हैं, तो ये कैसे डिज़ाइन होती हैं। ये सब मैथमेटिकली पहले एनालिसिस होता है और मैथमेटिकली एनालिसिस करके उसको डिजाइनिंग की जाती है। तो ये सारा को सारा कहाँ से हम सीखते हैं? यहाँ से ही स्टार्ट करते हैं मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स। ओके बेटा, तो हम कभी इसके ऊपर एक अच्छी सी क्लास लेंगे, फिर बताएंगे कौन कैसा वर्क करता है। अभी हम सीधी सीधी बात करते हैं कि फंक्शन तो आप जान चुके। फंक्शन में क्या होता है? रिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स। एक क्लास एक्स्ट्रा लेंगे तब आपको बताएंगे कि कौन सी मशीन पे, जैसे मैंने जो इलेक्ट्रॉनिक्स में इंजीनियरिंग की है, तो कैसे इलेक्ट्रॉनिक्स के इक्विपमेंट, इलेक्ट्रॉनिक के डिवाइसेस कैसे वर्क करती हैं, इसमें इनपुट का है, आउटपुट कैसे निकल के आता है, इसके बारे में कभी एक क्लास हम आपको लेंगे जिससे आप अच्छे से और समझेंगे। अभी हम बेसिक क्लास में ही रहते हैं। मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स में हमने फंक्शन देखा। तो फंक्शन में जैसे बेटा क्या है, जो अगर मैं लिखता हूँ fx इज इक्वल टू द साइन x, इट इज़ अ फंक्शन।
क्या है बेटा, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स लिखें, या इससे पहले आप वाई इक्वल टू साइन थीटा लिखते थे। ये भी क्या है, एक बेटा फंक्शन है, तो इसका ग्राफ प्लॉट करें, क्योंकि हमें इसकी ग्राफ की ज़रूरत पड़ेगी फिजिक्स में, तो इसका ग्राफ प्लॉट करें। क्या प्लॉट करें, ग्राफ प्लॉट करें। तो इसका ग्राफ कैसा निकलेगा, ये बेटा यहाँ वाई एक्सिस है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा एक्स है, ये बेटा एक्स डैश है। जो इसका ग्राफ बनाओगे तो कुछ लुक लाइक ऐसा निकलता है इसका ग्राफ, और आगे की तरफ बढ़ता चला जाता है अप टू इनफाइनाइट। ये बेटा जीरो होता है यहाँ पे बेटा क्या होता है, पाई बाई 2 होता है। यहाँ पे बेटा क्या होता है, पाई होता है। यहाँ पे बेटा क्या होता है, 3 पाई बाई 2 होता है, और यहाँ पे आपका बेटा 2 पाई होता है। इसी तरह ये जो ग्राफ क्या है, उधर की तरफ और ये इस साइड ये ऐसे बढ़ता चला जाता है। यहाँ पे क्या होता है बेटा, ये माइनस पाई बाई 2 होता है, ये हमारा माइनस पाई होता है बेटा, ये हमारा माइनस 3 पाई बाई 2 होता है, और ये आपका बेटा 2 पाई होता है। तो साइन एक्स, ये जो इधर की वैल्यूज़ हैं दैट इज़ द एक्स वैल्यू। ये क्या है बेटा, एक्स की वैल्यूज़ हैं, थीटा की वैल्यूज़ हैं, और ये हमारा क्या है बेटा, वाई की वैल्यू है। तो साइन की जो वैल्यू है वो +1 से -1 के बीच में होती है। किसके बीच में होती है बेटा, +1 टू -1 के बीच में होती है। ऐसा कह सकते हैं रेंज जो है, रेंज ऑफ साइन एक्स कितनी होती है, वाई की जो वैल्यू होती है बेटा क्या होती है, -1 टू +1। मीन, या हम ऐसे कहें +1 टू -1 के मीन साइन एक्स में, साइन एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू कुछ भी पुट करें, एक्स की वैल्यू चाहे 0 पुट करें, चाहे पाई बाई 2 पुट करें, चाहे पाई पुट करें, चाहे 3 पाई बाई 2 पुट करें, चाहे 2 पाई बाई पुट करें, या इसी में आगे बढ़ाते चले जाएं, या इधर की तरफ बढ़ाते चले जाएं, तो y का वैल्यू बेटा -1 से +1 के बीच में ही आती है। तो हम कह दें व्हाट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन एक्स, साइन एक्स की मैक्स वैल्यू कितनी होती है, साइन एक्स की जो मैक्स वैल्यू होती है बेटा वो +1 होती है। कितनी होती है बेटा, साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू हमारी +1 होती है, और साइन एक्स की जो मिनिमम वैल्यू होती है वो क्या होती है बेटा, साइन एक्स की मिनिमम वैल्यू हमारी -1 होती है। ये भी हमारा एक फंक्शन है y इक्वल टू द साइन एक्स, वाई इक्वल टू साइन एक्स, या एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स हमारा एक फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, जिसका ग्राफ हमारा ऐसे प्लॉट किया जाता है। और साइन एक्स की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो बेटा +1 होती है, साइन एक्स की मिनिमम वैल्यू जो होती है वो -1 होती है। इसी तरह cos x का ग्राफ कैसे प्लॉट होता है, tan x का ग्राफ कैसे प्लॉट होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ कैसे प्लॉट होता है, इस फंक्शन में थोड़ा हम आपको बता करके चलेंगे। आज की क्लास बेटा कंप्लीट कर देते हैं क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया, इसके आगे हम नेक्स्ट डे प्रोसीड करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।